नमस्कार साथियों। जैसा आप सभी को पता है कि हम हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी इतिहास, जिसमें हमने पहली जो क्लास बनाई है वो भूमिका 1, जिसमें भूमिका पढ़ी है हमने कि भूमिका में क्या लिखा है, क्योंकि भूमिका से भी प्रश्न बनते हैं। और दूसरा भूमिका 2 जो है उसमें हम हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे भाषा से संबंधित जो बोलियाँ हैं, भाषा है, उससे संबंधित कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। तो यदि आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जितनी भी बोलियां और भाषाएं हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके यहीं से बनेंगे। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमारी पेपर फर्स्ट की क्लास भी चलती है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। लाइव क्लास शाम 7 बजे। तो साथियों, मैं थोड़ा सा इस समय मेरी हेल्थ तो ठीक है फ़िलहाल, बार बार मैं मैनिफेस्ट नहीं करूँगी कि मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं ठीक हूँ, बट अभी जो है थोड़ा सा उस तरीके से काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा सा अभी जो हमारा पेड कोर्स का काम चल रहा है ना, उस पे काम कर रही हूँ। जो मॉक टेस्ट है उनको इंक्लूड कर रही हूँ, उनको मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, तो वो काम कर रही हूँ। वो भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही ये पढ़ाऊंगी टॉपिक की हिंदी का विकास। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हमारा सीधे, और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। ठीक है, जैसे जैसे आंसर आप लोगों के आएंगे, जैसे जैसे फीडबैक आएगा, वैसे वैसे आप लोगों को डॉक्टर नगेंद्र से क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव सौर सैनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, जो आपकी पश्चिमी हिंदी है वो सौर सैनी से निकली है, जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी से निकली है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी से आपकी खड़ी बोली है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, पहाड़ी है, वो सभी पश्चिमी हिंदी से निकली हैं। पूर्वी हिंदी से आपकी कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी से निकली है आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो पूर्वी हिंदी में आती हैं। ठीक है, और पूर्वी हिंदी किससे निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश निकली। पश्चिमी हिंदी सौर सैनी से निकली है। ठीक है, क्लियर हो गया। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, 17 बोलियां। ठीक है, और 5 भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या कि हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ, हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 से माना जाता है। 1000 ईस्वी से माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ेंगे। पूरी तो बहुत मोटी बुक है ये, है ना। इसी तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 10 वर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 से 2000 में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा गया। 3 काल कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, और जिसको आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहा जाता है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, भक्तिकाल और रीतिकाल। ठीक है, आदिकाल है। अब यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, 3 कालों में बांटा गया है पूरा जो साहित्य है। ठीक है, भाषा का विकास जो है 3 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, एक तो भक्तिकाल, दूसरा रीतिकाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1000 ईस्वी से माना जाता है हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। पूछा जाता है अपभ्रंश किस प्रकार की जो है भाषा है, संयोगात्मक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न बन सकता है। अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे। ठीक है, किंतु
आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला, सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों, ठीक है, कारक चिन्हों का प्रयोग काफी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। ठीक है, वियोगात्मक। तो फिर हिंदी जो हो गई वो वियोगात्मक हो गई, पहले संयोगात्मक थी, फिर वो धीरे धीरे वियोगात्मक हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए जो चीजें हैं, हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। जो कूट वाले प्रश्न आते हैं आपके, उसके लिए नपुंसक लिंग एक सीमा तक अभ्रंश में था। ठीक है, अभ्रंश में था। प्रॉब्लम हो गई कि क्लास बनाते टाइम जो है कॉल जरूर आता है, तो उससे मुझे दिक्कत हो जाती है कि क्लास फिर रोकना पड़ता है ना। और कोई ना कोई स्टूडेंट कॉल कर देता है डायरेक्ट, भाई मैसेज कर दिया करो, है ना। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, तो यहाँ पे जो है फिर आपका आता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी। ये विशेषता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विशेषता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी। अब तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी, इसका मतलब पहले जो है तद्भव शब्दों का प्रयोग हो रहा था। तद्भव मतलब जो बिगड़े हुए हैं, जो अभ्रंश से निकले हुए हैं, और तत्सम शब्द वो हैं जो जिसमें संस्कृत का प्रयोग होता है, स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, तद्भव जो शब्द होते हैं उनमें स्वरों का प्रयोग बहुत सीमित होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर है मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं में से हिंदी में आए। पश्तो, फारसी, तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए। भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए थे या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया था। इस काल के साहित्य में प्रमुखता डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, ये आदिकाल की विशेषता है, विशेष ध्यान रखिएगा। विद्यापति, नरपतिनाल और चंद्रबरदाई और कविची आते हैं। ठीक है, भक्ति काल भी, आदिकाल भी और भक्ति काल भी। ठीक है, मध्यकाल, जो आपका आदिकाल है उसका समय क्या है, 1000 से 1500, और जो मध्यकाल है उसका 1500 से 1800। डॉक्टर नगेंद्र ने माना, ये हम डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में पढ़ रहे हैं। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेख हैं। फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था, दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ। इसमें नए 5 वर्ण जुड़े हैं, 5 व्यंजन, ये का, ख, ग, ज, फ, 5 नए व्यंजन आए हैं। कैसे, यहाँ पे जो इनके नीचे जो ये बिंदी रखी है, ये इस तरीके से। शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम, राम का उच्चारण राम होने लगा। किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहां अ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, आ बन गया। कुछ स्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता का उच्चारण जप्ता हो गया, जपता, जपता का उच्चारण जप्ता हो गया, जप्त मतलब जप्त हो गया, है ना। ह के पहले का अ कुछ स्थितियों में ए जैसे उच्चारित होने लगा। अहमद का अहमद हो गया, अहमद का अहमद हो गया। व्याकरण के क्षेत्र में मुख्यतः 3 ही बातें उल्लेख हैं। इस काल में हिंदी भाषा के व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जो हिंदी थी। ठीक है, अभ्रंश के रूप या हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया था, पता ही नहीं चलता था।
भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, संयोगात्मक या वियोगात्मक? तो वियोगात्मक हो गई हिंदी। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए, परसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी बढ़ गया। उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये अंश जो है वो वियोगात्मक है, ठीक है। संस्कृत जो है वो संयोगात्मक है। शब्द भंडार की दृष्टि से ये बातें मुख्य हैं। इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तथा तुर्की लगभग 125 से हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 हो गई। भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम जन्म स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण जन्म स्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया, है ना। अवधी राम का जो है वो अवधी में है, कृष्ण का जो है ब्रज में है ना। तो ये ध्यान रखना है। प्रमुख कवि जो हैं ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि हैं, जयसी हैं, सूर हैं, मीरा हैं, तुलसी हैं, केशव जी हैं, बिहारी जी हैं, भूषण जी हैं, देव जी हैं, ठीक है। ये हमारा रहा है मध्यकाल, ठीक है। ये मध्यकाल हमने पढ़ा है। समय क्या है कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा। आदिकाल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का। आधुनिक काल का समय है 1800 से अब तक, ठीक है, 1800 से अब तक। तो हिंदी जो है पूर्णतः वियोगात्मक भाषा हो गई, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी उनको आप नोट कर लेना। यहाँ से सिर्फ समय का ध्यान रखना है आपको, और दूसरा हिंदी किस प्रकार की वियोगात्मक है और संस्कृत संयोगात्मक है। कमेंट बॉक्स में आपको आदिकाल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का समय लिखना है। आप लोग फीडबैक देंगे, मैं आप सभी के लिए बेहतर करती रहूँगी, ठीक है। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।